देर में याद करा कुछ प्रतिहारों के बारे में। मग जाति के ब्राह्मण से, किससे हुई है? मग जाति के ब्राह्मण से। और ये प्रतिहार मग जाति के ब्राह्मण थे, है ना। ऐसा हमें कहाँ से पढ़ने को मिलता है? हाँ, पीछे अजय स्वामी जी। मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलेगा आपको? एक तो आपका मंडोर का शिलालेख है 837, और दूसरा कौन सा है? घटियाला शिलालेख। और इन दो शिलालेखों में दो शासकों के बारे के अंदर वर्णन मिलेगा आपको। कितने शासकों में? पहला इसका वर्णन मिलेगा बाहुक के बारे में। किसके बारे में? बाहुक के बारे में। और दूसरा कक्कुक के बारे में। अब देखो, आपने ये दो तो पढ़ लिए, बाहुक पढ़ लिए और कक्कुक पढ़ लिए, और ये दोनों किसके पुत्र हैं? ये दोनों है शिलुक के पुत्र। किसके पुत्र है? शिलुक के पुत्र। ये शिलुक राजस्थान के अंदर कहां पर शासन कर रहा था? मंडोर में। कहां शासन कर रहा था? मंडोर के अंदर। बैठो आप, इतना हमने कंप्लीट कर लिया। इनकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि ये मूल रूप से 5वीं शताब्दी के आसपास जन्मे, और भारत के ऊपर इन्होंने 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया। और राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया था। प्रतिहारों के अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रतिहारों को कहा जाता है द्वारपाल। क्या कहा जाता है? द्वारपाल, या इन्हें कहा गया क्षेत्रपाल। क्या कहा गया? क्षेत्रपाल। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं ये प्रतिहार कोई एक जाति नहीं है। क्या कहते हैं? ये कोई एक जाति नहीं है, ये वास्तविकता में एक पद है जो कि महल के बाहर खड़े होने वाले द्वारपाल थे। कौन थे? द्वारपाल। इसी के अलावा इन्होंने 6ठी से 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी और पश्चिमी भारत के ऊपर होने वाले अरब और तुर्की आक्रमणों से भारत देश की रक्षा भी की थी। तो ये ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया था? तो भारत देश की रक्षा की थी। तो कहां से आक्रमण हो रहे थे अरबों और तुर्कों के? तो ये उत्तर और पश्चिमी ओर से। कहां से? इधर से। तो ये आक्रमणों से भारत की रक्षा की, क्योंकि ये जो इनका क्षेत्र था ये वाला बेल्ट था इनका पूरा। तो देखो इनका जो क्षेत्र है, अब इसके अंदर मुणोत नैणसी ने बताई थी टोटल कितनी 36 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 36। लेकिन आपको कौन कौन सी पढ़नी थी? एक पढ़नी है सबसे इंपॉर्टेंट मंडोर। राजस्थान के अंदर तो मंडोर के अलावा राजौरगढ़। कौन सी है? राजौरगढ़। अब ये राजौरगढ़ कहाँ है? तो ये ध्यान रखना, ये है अलवर के अंदर। कहाँ है? अलवर। इसी को कहते हैं रायपुर शाखा। तीसरी आती है एक भड़ोच शाखा। कौन सी है? भड़ोच। जो भड़ोच शाखा है वही आज का बन चुका है भरूच। क्या बन चुका है? भरूच। भरूच नाम सुना है? कहाँ है ये? गुजरात के अंदर। तो ये भरूच बन चुका है। और कौन सा था? एक आपका है भीनमाल। कौन सा है? भीनमाल। और भीनमाल कहाँ है? जालोर के अंदर। इसके अलावा एक आपको पढ़ना था इसके अंदर अवंती। कौन सा पढ़ना था? अवंती कहां पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर। तो अवंती या अवंतिका के दो राजधानियां थी। तो अवंतिका की एक, उत्तरी अवंतिका की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंतिका की राजधानी थी महिष्मती। तो ध्यान रखना था। इसके अलावा बाद में जाकर एक और राजधानी बनेगी यहीं से, कन्नौज। कौन सी राजधानी बनेगी? कन्नौज। और ये कन्नौज हमें जो आपका ये गुर्जर प्रतिहार वंश की पूरी जो लास्ट की अब इसके अंदर जितने भी शासकों को पढ़ेंगे ये कन्नौज ही राजधानी रहेगी इनकी। तो ये इस प्रकार ये सारा इसके अंदर कंप्लीट पढ़ते हैं। अब ये भीनमाल, अवंती तथा कन्नौज ये तीनों एक साथ चलेगा। कारण क्या है? क्योंकि कई इतिहासकार कहते हैं कि ये जो प्रतिहार थे ये भीनमाल में भी रहे, इनकी राजधानी अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग बताई गई है। उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। कई शिलालेख मिलते हैं, जैसे हंसोट अभिलेख मिलता है। हंसोट अभिलेख के अलावा ग्वालियर प्रशस्ति मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति में इनकी राजधानी पहले भीनमाल बताई गई थी, है ना। तो अलग अलग जगह इनकी राजधानी बताई जाती है। तो ये तीन एक साथ चलेंगे आपके, भीनमाल, अवंती और कन्नौज। तो इसके अंदर ये जो शासक हैं मेनली जो इनका अगर क्षेत्र हम देखें तो यहां पर रहेगा, और यही इस पूरे क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारत के इन्होंने मूल रूप से शासन किया था। अब जैसे कि इनकी बात करते हैं, यहां पर अगर ऊपर में जाओगे तो यहां आपका कश्मीर आएगा, इधर नीचे जाओगे तो राष्ट्रकूट आएगा, और इधर जाएंगे तो पाल। और ऐसा एक त्रिपक्षीय जो संघर्ष था 150 वर्षों का, यह भी इन्हीं के दौरान आपको देखने को मिलेगा। तो त्रिपक्षीय संघर्ष भी इसी के अंदर आएगा। अब आपने लास्ट कहां तक पढ़ लिया था? शिलुक के बारे में पढ़ लिया कंप्लीट। बाहुक हो गए, कक्कुक हो गया, है ना। तो दासी का मंदिर लिख लिया था क्या? जिस दासी का सर धड़ से काट दिया उसका मंदिर बनवाया बाद में शिलुक ने। तो लिख दो एक लाइन फटाफट। फिर आगे इधर आते हैं अपन राजौरगढ़ और भड़ोच में। एक एक दो दो लाइनें ही हैं इनमें, राजौरगढ़ भड़ोच में, और बाकी फिर अपन भीनमाल में आ जाएंगे। शिलुक ने अपनी दासी कांति देवी
शिलुक ने अपनी दासी कांति देवी की हत्या करने के बाद पश्चाताप के तौर पर एक मंदिर तथा सरोवर का निर्माण मंडोर में करवाया। एक मंदिर तथा सरोवर का निर्माण मंडोर में करवाया। शिलुक की कितनी पत्नियां थी? 2। एक थी पद्मावती या पद्मिनी और दूसरी दुर्लभ देवी। तो पद्मावती या पद्मिनी से किसकी उत्पत्ति हुई थी? बाहुक की। और यह है कक्कुक। तो ध्यान रखना कक्कुक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है? कक्कुक। बाहुक का वर्णन कहां पर मिलेगा आपको? मंडोर शिलालेख में। घटियाला शिलालेख को हम कहते हैं रोहिंसकूप अभिलेख। क्या कहते हैं? रोहिंसकूप अभिलेख। आपसे पूछा जा सकता है रोहिंसकूप अभिलेख किस प्रतिहार शासक की जानकारी देता है? तो आपको ध्यान रखना किसकी जानकारी देगा? ये कक्कुक के। और इधर आपका ध्यान रखना है बाहुक। तो ये मग जाति के ब्राह्मण हुए हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी थी आपकी ब्राह्मणी और दूसरी थी शतराणी भद्रा। भद्रा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। क्या क्या नाम है? भोगभट, कक, इसके बाद रज्जिल और दद। तो ये 4 आपको ध्यान रखने थे। इन 4 में से जो रज्जिल है, रज्जिल से इसे मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। तो ये आपको ध्यान रखना। वास्तविकता में अगर कहा जाए तो इसका जो सबसे पहला पुत्र था वो भोगभट था, लेकिन भोगभट शासक नहीं बन पाया। शासक कौन बना? रज्जिल। और रज्जिल के बाद में उसका जो पोता था नागभट प्रथम। क्या नाम है? नागभट प्रथम। और नागभट प्रथम ने अपनी राजधानी मेड़ता स्थानांतरित कर दी। कहां से? मंडोर से। तो मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने का काम किसने किया? नागभट प्रथम ने। नागभट प्रथम के बाद 10वें शासक हुए शिलुक। और शिलुक के आपके ये 2 पुत्र, आप इनको पढ़ते हो। तो इसके साथ ही ये मंडोर के अंदर इतना ही है। अब मंडोर के बाद में एक आपका स्थान आता है बड़ोच। कौन सा आता है? बड़ोच, या आज का है वो भरूच। क्या है? भरूच। भरूच में दद्द चला गया था। कौन चला गया था? दद्द। और दद्द ने जाकर भरूच में शासन किया। कहां पर शासन किया? भरूच में।